हेलो यस तो आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे भारत देश में जो अंग्रेज थे उनके राज से पहले हमारे देश में जो शिक्षा थी उसका स्तर क्या था उसके बारे में पढ़ेंगे। और जब अंग्रेजों ने राज करना स्टार्ट कर दिया उसके बाद क्या क्या रिफॉर्मेंट्स लाए गए उनके द्वारा या फिर उसके बाद की शिक्षा की स्थिति कैसी रही उसके बारे में हम लोग डिटेल से आज चर्चा करेंगे कि अंग्रेजों के दौरान हमारी जो शिक्षा प्रणाली थी वो कैसी थी और क्या क्या उन्होंने किया क्या क्या नहीं किया सब कुछ हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो धीमे-धीमे जो अंग्रेज थे, वो इंडिया की अलग-अलग टेरिटरीज़ यानी कि अलग-अलग टेरिटरीज़ को क्या कर रहे थे, कब्ज़े में ले रहे थे और उनके रिसोर्सेज़ को इस्तेमाल कर रहे थे, उनके रिसोर्सेज़ के लिए टेरिटरीज़ को अलग-अलग। और उन्होंने और उनका ये मिशन तो था ही, उसके साथ-साथ दूसरा मिशन भी था। कौन-सा मिशन था? इनका मानना ये था कि जो भारतीय लोग हैं, वो कैसे हैं? जाहिल किस्म के लोग हैं, अनसिविलाइज़्ड हैं, यानी कि असभ्य हैं। तो इन्हें क्या करना है? इन्हें सभ्य बनाना है। यही वो लोग मानते थे और ये और वो एक चीज़ और मानते थे कि ये उनकी ड्यूटी है। ये उनकी ड्यूटी है कि इन लोगों को सिविलाइज़ बनाना, यानी कि सभ्य बनाना। ऐसी इनकी विचारधारा थी और इसी वजह से उनका जो एजुकेशन का आइडिया है, इसी थीम के लेकर घूमता रहेगा कि इन्हें कैसे भी करके सभ्य बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर कि इंडिया के अंदर पहले जो एजुकेशन सिस्टम थी, वो कैसी-कैसी थी। और उससे पहले एक इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले थे, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन लाई जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो इंडिजिनियस एजुकेशन सिस्टम कैसा था यानी इंडिया इंडिया के अंदर कैसा-सा सिस्टम था। तो पहले एक नेटवर्क बना हुआ था एलिमेंट्री स्कूल्स का, जैसे कि पाठशालास हुई, मकतबास हुए, उन्हें टूल्स भी कहा जाता था और मदरसास भी थे। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी हमारे उस समय पर। स्कूल वगैरह होता तो वहाँ पे ऐसे एलिमेंट्री स्कूल्स टाइप में वहाँ पे खुले हुए थे। हमें पता है कि मदरसा थे, पाठशालास लगती थी और इवन कि आप लोग ब्राह्मणों में जाइए तो फिर संस्कृत पाठशाला ऐसी चीज़ें भी खुली हुई थी। मैंने भी देखी हैं कई बार तो। तो ये सब हमारे इंडिया में पहले चलता था अंग्रेज़ों के आने से पहले। तो उसके बाद हम लोग बात करें क्या हुआ कि जब हायर एजुकेशन की बात की जाए तो फिर जैसे ही रूल स्टार्ट हुआ तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। और उस समय पर हम लोग बात करें पढ़ाया क्या जाता था बच्चों को एलिमेंट्री लेवल पर जो शिष्य होते थे उन्हें क्या सिखाया जाता था। कुछ रिलीजियस किताबों के कुछ पन्ने हुए, कुछ पंक्तियाँ उठवा ली उन्हें उनसे कुछ उन्हें पढ़ना सिखाया या फिर उन्हें लिखना सिखवाया। और लोकल लैंग्वेजेस में हम लोग बात करें लेटर लिखना, अरिथमेटिक, टेबल्स ये सारी चीज़ें करवाने लगी। तो अब जो हायर एजुकेशन थी वो केवल हमें पता है कि भैया इंडिया के अंदर कास्ट सिस्टम तो पहले से प्रेवलेंट था और यहाँ पे जो हायर एजुकेशन होती थी वो नहीं मिलती थी केवल ब्राह्मण को मिलती थी हिंदूज में और अपर कास्ट मुस्लिम्स को भी मिल जाती थी क्योंकि भैया अपर कास्ट है तो पैसा तो बहुत अंधाधुंध था। तो हिंदुओं से तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। तो जो हायर क्लास मुस्लिम्स होते थे उन्हें भी एजुकेशन मिल जाती थी। और इस लेवल पर क्या सिखाया जाता था उन्हें उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी ग्रामर में, क्लासिकल लैंग्वेजेस में जैसे कि संस्कृत, अरेबिक और पर्शियन। तो ये सब इसमें इन्हें अलग-अलग चीज़ों के बारे में सिखाई जाती थी। लिटरेचर, लॉ, लॉजिक और साइंस में हम लोग बात करें मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी उन्हें। तो क्या हुआ कि बाद में इवेंचुअली इंडियन सिस्टम ऑफ एजुकेशन सफर्ड अंडर द कंपनी रूल। तो अब जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था वो सफ़र करने लगा यानी कि दिक्कत होने लगी उसे क्यों कंपनी रूल की वजह से क्योंकि जो उन्हें ग्रांट मिले थे वो वापस ले लिए गए। जो एजुकेशन को लेकर मिलते थे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इंडिया था, इंडिया के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन कैसे-कैसे आई, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं हम लोग। तो अर्ली एफर्ट इन द बिगिनिंग ईस्ट इंडिया कंपनी थॉट दैट डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन वाज़ नॉट नेसेसरी। स्टार्टिंग में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगता था कि एजुकेशन कोई इतनी ज़रूरी है ही नहीं है उनके लिए और अब उन्हें वैसे ही भैया अमीर वो जो कंपनी है, कंपनी को क्या मतलब कि किसी कंट्री के लोग पढ़ें या नहीं पढ़ें, उन्हें तो केवल अपना प्रॉफ़िट देखना है, तो उनके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अगर अपने रहने वाले अपने बच्चों के बारे में सोचना हो, तो आदमी सोचता है। तो कौन हम लोग उनके बच्चे लग रहे थे या फिर हमारे कोई साथी वगैरह थे, तो हमारे बारे में इतनी चिंता करते, तो उन्हें इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत लगी नहीं। एक्चुअली इट वाज़ मोर कंसर्न्ड विद मेकिंग प्रॉफ़िट। तो वो उनका भैया यही था कि वो उन्हें केवल अपने प्रॉफ़िट बनाने से मतलब था, देन अदर थिंग एल्स। तो भैया उनका ज़्यादा ध्यान क्यों जाता है यहाँ पे? बिकॉज़ द कंपनी वाज़ आफ्टर ऑल कमर्शियल कंसर्न। तो बेसिकली अब वो कमर्शियल उनका काम ही धंधा बनाना है। उन्हें क्या मतलब कि कोई पढ़े या नहीं लिखे। आफ्टर सम टाइम हाउएवर द नीड फॉर लो पेड क्लर्क अराइज बिफोर देम। तो उनके सामने एक दिक्कत सामना ये आ गया कि उन्हें क्या चाहिए पड़ा। जो क्लर्क वगैरह होते थे उनकी समस्या समझ में आने लगी उन्हें कि कौन मंगाए वहाँ से यूरोप से मंगाएंगे। तो ये समस्या उनके सामने उठ खड़ी आई तो इन्हीं पे थोड़ा बहुत उन्हें पढ़ा देंगे यहीं के लोगों लोगों को। तो इससे ये हो जाएगी कि हमारे यहाँ के जो क्लर्क की बगैर जरूरत पड़ती है तो यहीं के लोग थोड़ा बहुत काम कर लेंगे। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम दे सेट। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खुलवाए जैसे कि विल्सन कॉलेज बॉम्बे में खुलवाया, क्रिश्चियन कॉलेज
मद्रास में खुलवाया और सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में खुलवाया। तो फिर उन्होंने इंस्टीट्यूशन क्यों खुलवाए? इन्होंने इंस्टीट्यूशन इसलिए खुलवाए कि उनकी जो क्लर्क की ज़रूरत पड़ने लगी छोटे लेवल पर, जो आदमी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उनने ये सोचा कि कौन मँगाए बाहर से, इसलिए भैया यहीं के लोगों को थोड़ा बहुत सिखा दो और वो थोड़ा बहुत सीख जाएँगे तो फिर हमारे काम आ जाएँगे। अब हम लोग बात करेंगे चार्टर एक्ट 1830 की, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड ही था। तो इस जो चार्टर एक्ट 1813 आया, तो इसमें एजुकेशन को बहुत थोड़ी अटेंशन मिली और इसमें क्या हुआ कि क्या हुआ कि इसमें रुपए मिलने थे, सम ऑफ 1 लाख रुपए पर साल के लिए, मतलब इस एजुकेशन के लिए भत्ता निकाल दिया गया था कि जो एजुकेशन है वो फैलाई जाए और प्रमोट की जाए, मॉडर्न साइंस को प्रमोट किया जाए। और ये दिस पेटी अमाउंट ऑफ मनी अंडर 2 डिकेड्स, यानी कि 2 डिकेड्स तक इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, क्योंकि उन्हें वही डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि वो पैसा खर्च कहाँ करें इसमें, एजुकेशन से रिलेटेड। तो पर 1817 में क्या हुआ कि जो राजा राम मोहन राय थे, इन्होंने थोड़ी इनिशिएटिव ली और थोड़ी बहुत स्टार्टिंग की और इन्होंने फाउंडेशन रखी, किस चीज़ की? फाउंडेशन रखी किस चीज़ की? हिंदू कॉलेज कलकत्ता में खोला इन्होंने। एन इंस्टीट्यूशन स्टार्ट एट सेरमपुर इन 1818 में भी कुछ खुला वहाँ पे, टू ट्रेन यंग क्रिश्चियंस एज मिशनरी एंड इम्पैक्ट नॉलेज ऑफ इंग्लिश टू हिंदूज एंड मुस्लिम। तो हम लोगों ने देखा था कि हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन राय ने खुलवा दिया और एक इंस्टीट्यूशन स्टार्ट कराया गया कहाँ पे, सिरमपुर में खुलवाया गया 1818 में। किस लिए? कि जो क्रिश्चियन मिशनरी थे, यानी कि नए जवान जो क्रिश्चियन थे उन्हें मिशनरी बनाने के लिए, और के जो इंडियन थे उन्हें इंग्लिश से इंट्रोड्यूस कराने के लिए, हिंदूस और मुस्लिम को इंग्लिश की जो नॉलेज है उसको इंट्रोड्यूस कराने के लिए उन्होंने क्या करवाया, एक इंस्टीट्यूशन खुलवाया कहाँ पे, सिरमपुर में। और ओरिएंटलिस्ट कौन थे? तो बेसिकली अगर आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह पढ़ी हो तो ओरिएंटलिस्ट जो इंडियन लैंग्वेजेस थी उसको सपोर्ट करते थे और दूसरे थे जो अपोज करते थे। तो ओरिएंटलिस्ट कौन थे? लिंग्विस्ट नेम सर विलियम जोन्स अराइव्ड एट कलकत्ता इन 1783। एक लिंग्विस्ट यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो लैंग्वेजेस की स्टडी करता हो, जिनका नाम क्या था, सर विलियम जोन्स, अराइव मतलब आए कहाँ पे, कलकत्ता में 1783 में। जब वो भारत में रुके थे तो उन्हें काफ़ी दिलचस्पी हुई किसमें, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर, और उन्होंने एंशिएंट जो टेक्स्ट थे इंडिया के उसके बारे में पढ़ा और उससे बहुत सारे सब्जेक्ट को उन्होंने ट्रांसलेट करने की कोशिश की और वो मानते थे कि इससे 2 काम हो जाएँगे। एक तो पहली बात तो ब्रिटिश को जो जो अंग्रेज़ थे, उन्हें इंडियन कल्चर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा और दूसरा ये होगा कि जो इंडियंस हैं, उन्हें अपना इतिहास को, ये 2 लोग जो उनकी धरोहर थी, जो खो गई थी, इतिहास के पन्नों में दबी हुई थी, उन्हें वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोग बात करेंगे विलियम जोन्स के क्या 2 पर्सपेक्टिव थे कि क्यों वो स्टडी कर रहे थे। पहला ये कि जो इंडियन कल्चर था, उससे अंग्रेज़ वाकिफ़ हो जाएँ और दूसरा ये कि इंडियंस को खुद को अपनी हिस्ट्री के बारे में पता चले। तो इन्होंने दूसरे अपने जैसे लोगों के साथ मिलकर एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की एस्टेब्लिशमेंट की। कब? 1784 में। और इन्होंने ही आर्ग्यूड दैट द इंडियन लर्निंग शुड बी प्रमोटेड इन इंडिया। तो इन्होंने कहा कि इंडियन जो लैंग्वेजेस हैं या फिर इंडियन कल्चर है, इसको इंडिया के अंदर प्रमोट किया जाए। जो इंडियन लर्निंग तरीका था, वो प्रमोट किया जाए। और ये चाहते थे कि द गवर्नमेंट टू सेट अप इंस्टीट्यूशन वेयर, ये चाहते थे कि जो गवर्नमेंट है वो ऐसे इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कराए जिसमें एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पढ़ाए जाएं, संस्कृत हुए, पर्शियन वर्ड, और क्या करवाना जाना था, संस्कृत एंड पर्शियन वर्ड टू द मीडियम ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो उसकी क्या होनी चाहिए, मीडियम किस लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए, संस्कृत तो पर्शियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाना चाहिए वहाँ पे। द गवर्नर जनरल एट दिस टाइम वाज वैरन हेस्टिंग। उस समय पर गवर्नर जनरल कौन थे? वैरन हेस्टिंग थे। ही वाज सपोर्टर ऑफ ओरिएंटलिस्ट व्यू, तो वो ओरिएंटलिस्ट व्यू को सपोर्ट करते थे और उन्होंने मदरसा, जो मदरसा था कहाँ पे, कलकत्ता में स्टेब्लिश कराया था, जिससे कि इस्लामिक लॉ के बारे में उन्हें पता चल सके। और 1972 में जोनाथन डंकन ने एक सेटअप किया, क्या, बनारस संस्कृत कॉलेज, कहाँ, बनारस में। अभी वो वाराणसी में है। तो इससे क्या हो सके कि इनकरेज हो सके, संस्कृत, एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से अध्ययन कर सकें। एंग्लिसिस्ट कौन थे? एंग्लिसिस्ट वही हैं जो अपने कल्चर को, जो अंग्रेजों कल्चर को अच्छा मानेंगे और ओरिएंटलिस्ट को बेकार मानेंगे, और कुछ नहीं है। तो बहुत सारे ब्रिटिशर्स एग्री नहीं थे ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग से, यानी कि वो इंडियन लैंग्वेजेस या फिर इंडियन लैंग्वेजेस को अच्छा नहीं मानते थे और वो बस ये चाहते थे कि इंडियन लैंग्वेज वर अनसाइंटिफिक एंड ऑफ्टन सपोर्टेड सुपरस्टिशन। तो उनको लगता था कि जो इंडियन लर्निंग है वो क्या है, गैर क्या बोलते हैं इसे, साइंटिफिक हैं
और वो हमेशा अंधविश्वास के ऊपर बनी होती हैं, सपोर्ट करती हैं, इनकी जो इंडियन लर्निंग्स हैं, तो ऐसा मानना था उनका। और जेम्स मिल वाज़ ऑफ द ओपिनियन दैट टू बी अनयूज़फुल। जो जेम्स मिल थे, उनका भी यही मानना था कि ये सब बेकार है, मतलब जो इंडियन लैंग्वेजेज़ हैं, उनका कोई इंडियन लर्निंग है, उनका कोई वजूद नहीं है, बेकार हैं ये सब, उनका ऐसा मानना था। और जेम्स मिल का मानना था कि जो लैंग्वेज हो वो बहुत यूज़फुल हो और काफ़ी प्रैक्टिकल वे में काम करती हो। सो एंग्लिसिस्ट फ़ील करते थे कि जो व इंडियंस को क्या सिखानी चाहिए, वेस्टर्न लर्निंग सिखानी चाहिए, ना कि इंडियन लैंग्वेज लर्निंग सिखानी चाहिए। और हिज व्यूज वर सपोर्टेड बाय, और इनके जो विचार थे वो लॉर्ड थॉमस मकॉले से सब, मतलब लॉर्ड थॉमस मकाले ने इनके विचारों को सपोर्ट किया। और वो भी ऐसा मानते थे कि जो यूरोपियन लर्निंग है वही अच्छी है और इंडियन वाली खराब है। तो वेस्टर्न लर्निंग तो इनको जो पढ़ाना चाहिए वो इंग्लिश इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए और अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाना चाहिए। और ब्रिटिश, मतलब जो वहाँ की लैंग्वेजेस हैं वहाँ की चीज़ें सिखानी चाहिए इंडिया के लिए। हम लोग बात करेंगे ऐसा कानून जो कि इंडिया के अंदर बहुत सारे चेंजमेंट लाया था। तो वुड्स डिस्पैच के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछ भी लिया जाता है। तो 1854 में चार्ल्स वुड, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेंट द डिस्पैच व्हिच ब्रॉट आफ्टर फर्दर चेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया। तो चार्ल्स वुड सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। उन्होंने एक पॉलिसी बना के भेजी कि भैया इंडिया के अंदर एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी है हमें, तो उन्होंने भेजी। हिज रिपोर्ट डिस्क्राइब एज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश। तो अब उनकी जो रिपोर्ट थी वो मैग्ना कार्टा साबित हुई इंडिया के अंदर। तो इस स्कीम के अंदर था क्या? चेन्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ वर ओपन्ड। तो इसमें स्कीम के अंदर ये था कि बहुत सारे स्कूल खोले गए, कॉलेजेस खोले गए, यूनिवर्सिटीज़ खोली गईं। द स्कूल वर ग्रेडेड इनटू प्राइमरी, मिडल एंड सेकेंडरी। तो जो स्कूल्स थे उन्हें 3 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया गया, प्राइमरी, मिडल और सेकेंडरी लेवल पर। मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल थे, मतलब लेवल विद इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल वर आल्सो भी ओपनड। तो टीचर को ट्रेन करने के लिए भी स्कूल खोले, मतलब ट्रेनिंग के लिए भी कुछ करा गया उसमें। और 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता इस्टेब्लिश की गई। और 1887 में क्या हुआ कि द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड लाहौर बस ऑल्सो केम। तो जो 1857 में क्या हुआ कि इलाहाबाद और लाहौर में भी यूनिवर्सिटीज खोल दी गई। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वर सेटअप अप टू सुपरवाइज द एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ पे एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिससे कि एजुकेशन सिस्टम को अच्छी तरीके से चलाया जा सके और उन्हें सुपरवाइज भी किया जा सके। और जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सपोर्ट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई, यानी कि पैसा भी पहुंचाया गया। टेक्निकल एजुकेशन हाउ एवर रिमेन नेग्लेक्ट। तो टेक्निकल नॉलेज थी हर चीज़ को लेकर, वो नेग्लेक्ट रही उस समय पर। देयर वाज ओनली वन इंजीनियरिंग। तो उस समय पर केवल एक इंजीनियरिंग कॉलेज था रुड़की में, और मेडिकल कॉलेज प्रेसिडेंसी टाउन्स में थे। यानी कि बेसिक बेसिक पढ़ाई करवा दी जाती थी। और रही टेक्निकल टर्म्स की बात, तो जैसे कि मेडिकल हुआ, जैसे कि आप लोग अभी एम्स वगैरह के बारे में सुनते होंगे, या फिर आईआईटी के बारे में सुनते होंगे, तो उस वहाँ पर ये सब क्या होता है, टेक्निकल एजुकेशन होती है। तो वहाँ पे उस समय पर ज़्यादा निगलेक्ट थी कर दी गई थी, और केवल एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज था और कुछ टाउन्स में ही मेडिकल कॉलेज वगैरह भी खुले हुए थे। फॉलोइंग द डिस्पैच मैनी मीजर्स वर टेकन बाय ब्रिटिश एजुकेशन। तो इस डिस्पैच को लेकर बहुत सारे चेंजमेंट हुए। डिपार्टमेंट वर सेटअप टू कंट्रोल मैटर कंसर्निंग एजुकेशन। अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए कि एजुकेशन को कैसे अच्छा करना है। स्टेप्स वर आल्सो टेकन टू स्टेब्लिश सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटीज़। तो बहुत सारे कदम उठाए गए जिससे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के सिस्टम को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और 1857 में यूनिवर्सिटी कहाँ पे? कलकत्ता में, मद्रास में, बॉम्बे में खोली गई 1857 में। और बहुत सारे सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को लेकर चेंजमेंट भी हुए हमारे यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे कि लिमिटेशन क्या थी अंग्रेज़ों की, जो पॉलिसीज़ थी एजुकेशन को लेकर, उसमें खामियाँ क्या-क्या थीं। तो बेसिकली जो अंग्रेज़ थे वो मॉडर्न एजुकेशन के थ्रू अपनी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर वो एस्टेब्लिश करना चाहते थे। यानी कि अपना दबदबा फैलाना चाहते थे, और उनका ये मोटिव नहीं था कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं। केवल यही उनका मोटिव था। और मास एजुकेशन का मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पढ़ाया गया, केवल जो मेन लीडर थे उन्हें, मतलब जो अब बड़े बड़े आदमी थे या फिर कुछ ही लोग थे उन्हें ही पढ़ाया गया था। इस वजह से वहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादातर लोग अनपढ़ रह गए।
और इससे थोड़ा कल्चरल डिफरेंस और लिंग्विस्टिक डिफरेंस भी आने लगा लोगों के बीच में। और जो इंडियन ट्रेडिशनल लर्निंग का सिस्टम था, वो धीमे-धीमे बेकार होने लगा। और और 1844 में क्या हुआ कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आपको अगर आपको सरकारी नौकरी करनी है, तो कम से कम आपके पास इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये उन्होंने सिस्टम अप्लाई कर दिया। तो भैया जब आधे लोग पढ़ ही लेंगे तो गवर्नमेंट जॉब कहाँ से करेंगे? तो एजुकेशन ऑफ वुमेन और जो औरतों की शिक्षा थी, उसे नेग्लेक्ट कर दिया गया ना, छोड़ दिया गया। और ना ही कोई यूनिवर्सिटी थी लड़कियों को लेकर, तब तक 1816 से पहले कुछ नहीं था। और इनफैक्ट कुछ ही औरतें लिख और पढ़ पाती थीं। और जो अंग्रेज थे वो डाउनवर्ड फ़िल्ट्रेशन थ्योरी में बिलीव करते थे, जिसमें कि वो लोग चाहते थे कि कुछ ही इंडियंस को पढ़ाया जा सके और ज़्यादातर बाकी लोग हैं उन्हें नहीं पढ़ाया जा सके। पर प्रैक्टिकल में ये इनकी थ्योरी है कोई काम की नहीं आई और वर्क भी नहीं की इनकी थ्योरी। देयर वाज़ नो सॉर्ट ऑफ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। तो उस समय पर हम लोग बात करें ना ही कोई साइंटिफिक ना ही कोई टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन दी गई इंडियंस को, कब? अंग्रेज़ों के राजकाल में। अब हम लोग बात करेंगे रिफॉर्म्स एस एजुकेटर। आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है और बाकी का जो लेक्चर है तो मैं अपने चैनल की प्लेलिस्ट में डाल दूँगा, तो उसमें यही डाल दूँगा एजुकेशन सिस्टम अंडर ब्रिटिश रूल डाल दूँगा, तो प्लेलिस्ट बनी होगी तो आप लोग जाके उसमें चेकआउट कर लेना, उसी में मिल जाएगा क्योंकि आई थिंक चैप्टर थोड़ा बड़ा हो रहा है इसमें, इस वजह से मेरे पास थोड़ी टाइम की लिमिटेशन है। उसके लिए सॉरी, मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।